क्या आप जानते हैं आज के समय में किसी पर उपकार करना, किसी की भलाई करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या पता कब वो हैवान बनकर आपकी भलाई सूद समेत वापस लौटा दे। एक ऐसी घटना जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी बर्बरता ने पुलिस को भी बेचैन कर दिया था। वहां रहने वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं भजनपुरा के चौधरी फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शाहदरा नामक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहीं पर एक लोकेलिटी है भजनपुरा। ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बात फरवरी 2020 के शुरुआती दिनों की है। भजनपुरा के सी ब्लॉक के गली नंबर 10 में एक घर था और यहाँ पर 4 से 5 किराएदार अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे, घर का अलग अलग पोर्शन किराए पर लेकर। 5 से 6 फरवरी के बाद धीरे धीरे इस घर से अजीब सी बदबू निकलनी शुरू होती है। आस पड़ोस के लोग परेशान होने लगे। शुरुआत में तो लोग उतना ध्यान देते नहीं हैं। सोचा कि चूहा वगैरह या कोई छोटा मोटा जानवर घर में मरा पड़ा होगा। वैसे उस मकान में ताला भी लगा हुआ था, तो जो भी लोग यहाँ पर रहते होंगे शायद कहीं गए हों। पड़ोसियों ने यही सोचा। पिछले कई दिनों से ताला लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर यह बदबू कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब दिन आता है 12 फरवरी 2020 का। दुर्गंध इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस घर के करीब से गुजरने में, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। पड़ोसियों का वहां पर रहना दुश्वार हो चुका था। घर के ठीक सामने एक जनरल स्टोर था। वहां से एक शख्स ने पहले तो म्युनिसिपल ऑफिस में कॉल लगाया। उनको बताया कि पिछले कई दिनों से सामने वाले घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, एक बार आकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब इसी वक्त सफाई कर्मचारी आते हैं। पता चला कि घर के अंदर से बदबू आ रही है और घर पर ताला लगा है। अब एमसीडी के लोग घर के अंदर कैसे जाएं? वैसे इस घर में चौधरी परिवार रहते थे किराए पर। इसमें पति पत्नी और इनके 3 बच्चे थे। अब पता नहीं ये लोग इतने दिन से कहाँ चले गए। एमसीडी भी ताला तोड़ नहीं सकती थी, इन्हें अधिकार नहीं था। इसलिए अब पुलिस को कॉल किया जाता है। 11:16 पर कॉल हुआ था। अब कुछ ही देर में भजनपुरा की पुलिस मौके पर पहुंचती है। ऐसी बदबू किसी छोटे मोटे जानवर के मरने पर नहीं हो सकती। घर में कुछ तो अनहोनी हुई है। अब पुलिस ने मेन गेट पर लगा ताला तोड़वाया। गेट को खोलते हैं। जैसे ही वो गेट खुला, दुर्गंध का एक तेज गुबार बाहर निकलता है। एक पल के लिए आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी पीछे हट गई। अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था, लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पुलिस ने कई सारे परफ्यूम के बॉटल्स मंगवाए। उनको रुमाल पर छिड़ककर और रुमाल को चेहरे पर रखकर घर के अंदर जाते हैं। गेट के अंदर एक छोटा सा पार्किंग एरिया था। वहां पर ई रिक्शा और चाउमीन बेचने वाली रेहड़ी रखी हुई थी। वहीं पर एक दरवाजा था जो कि बाहर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी। अब कुंडी को खोलकर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वालों ने अपने अपने मोबाइल फोन के टॉर्च ऑन किए और अंदर गए। उस घर के अंदर हर तरफ रक्त बिखरे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे। यहाँ पर 2 कमरे थे। जब पुलिस उन कमरों में गई तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे वाले कमरे में बेड पर 2 शव पड़े हुए थे। ये मुंह के बल थे और चादर से ढके हुए थे। यहाँ पर घर के मुखिया 42-43 साल के शंभुनाथ चौधरी और इनकी पत्नी 37 साल की सुनीता का शव था। पीछे वाले कमरे में 3 शव पड़े हुए थे और ये दंपत्ति के 3 बच्चे थे। 12 साल की कोमल, 16 साल का सचिन और 18 साल का शिवम। ऐसे करके घर में टोटल 5 लाशें 2 अलग अलग कमरों में पड़ी हुई थी। देखा जाए तो ये पूरा परिवार था जो कि खत्म हो चुका था। अब पुलिस ने घर की लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर बल्ब ऑन नहीं हो रहा था। पुलिस ने देखा कि दोनों कमरों में बल्ब है ही नहीं। जहाँ पर घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वहाँ पर एमसीबी यानी मेन सर्किट ब्रेकर उखड़ा हुआ था। वहाँ बस तारें लटक रही थी। अब इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर पुलिस ने इसे ठीक कराया, बल्ब लगवाते हैं। इसी दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। इन्होंने मौके से एविडेंसेस इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वो सभी शव बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। ये डिकम्पोज हो रहे थे। देखकर बताना मुश्किल था कि ये खुदकुशी का केस है या कत्ल का। शुरुआत में तो पुलिस थोड़ी कंफ्यूज भी होती है, क्योंकि उधर 1-2 साल पहले ऐसे ही बुरारी केस भी हुआ था। कहीं वैसा ही कुछ इस परिवार ने भी तो नहीं कर लिया। पुलिस दोनों कमरों की अच्छे से छानबीन करती है, खोजबीन करती है, मगर यहाँ से कोई भी साइड नोट नहीं मिलता है जो भी परिवार ने जान देने से पहले लिखा हो। घर के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था और घर के अंदर 5 लोग मृत पड़े हुए थे। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? घर के अंदर खुद को लोग कैसे बंद किए होंगे? थोड़ी छानबीन करने पर मिला कि इस घर में 2 दरवाजे हैं। ये तो सामने वाला गेट था जहाँ पर ताला लगा हुआ था। घर के दूसरी साइड दूसरा दरवाजा था, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद था। इससे लगा कि परिवार ने मेन गेट पर पहले ताला लगाया ताकि कोई बाहर से डिस्टर्ब ना करे, और पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर गए और खुदकुशी कर ली। वैसे यहाँ पर रक्त भी बिखरे हुए थे, लेकिन खुदकुशी के केस में रक्त नहीं होता है।
शायद एक मेंबर ने सबको किसी चीज से मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। घर के सामने वाले साइड ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग एरिया और 2 कमरे शंभूनाथ ने किराए पर लिए थे। बाकी जो मकान के पीछे वाला पोर्शन था और ऊपरी मंजिल का पोर्शन, वहां पर दूसरे किराएदार रहते थे। अब वो किराएदार तो इसी घर में रहते हैं, काम से बाहर आते जाते भी होंगे। उन लोगों ने इस परिवार को देखा क्यों नहीं, उन्हें दुर्गंध क्यों नहीं आई? शवों की स्थिति को देखकर यही लगा कि हफ्ते 10 दिन से यहीं पर पड़े होंगे। वैसे ये केस कत्ल का भी हो सकता है, क्योंकि कमरों से बल्ब गायब थे, मेन इलेक्ट्रिसिटी खराब की गई थी, सामान बिखरे पड़े थे। वैसे सामान बिखरे तो थे, लेकिन कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों ने चौधरी परिवार के बाकी फैमिली और रिश्तेदारों को कॉल कर दिया था। वो भी गली नंबर 8 में, 11 में और बुराड़ी इलाके में रहते थे। वो भी कुछ देर में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फैमिली मेंबर से घर में चेक भी कराया था कि कुछ गायब तो नहीं है। घर की अलमारी वगैरह लॉक थे, ठीक ठाक थे। सुनीता के पर्स वगैरह में भी पैसे पड़े हुए थे। ऐसे पुलिस को लगा कि बदमाश ने बस गुमराह करने के लिए सामान बिखेरा होगा। उसका असली मकसद कत्ल करना ही था। लूटपाट करने वाले बस गिनी चुनी चीजें ही अस्त व्यस्त करते हैं, मगर यहाँ पर तो आम चीजें, किचन के बर्तन तक बिखरे पड़े थे। यह कत्ल का ही मामला है। पुलिस ने IPC 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। फिर भी पुलिस कंफ्यूज थी। जब तक मृत्यु का कारण पता नहीं चलता तब तक कुछ नहीं कह सकते। शुरुआती जांच करने के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए GTB हॉस्पिटल भिजवा दिया। इनका पोस्टमार्टम अगले दिन होना था। घर पर धीरे धीरे शंभूनाथ के परिवार के लोग, जानने वाले सभी आ चुके थे। घटनास्थल से पुलिस को परिवार का कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिलता है। परिवारजनों से पता चला कि घर में बस शंभूनाथ के पास ही फोन था, बाकी कोई यूज नहीं करता था। लेकिन पुलिस को शंभूनाथ का फोन भी नहीं मिला। पुलिस इलाके के CCTV कैमरों को देखना शुरू करती है। घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर 3 सरकारी कैमरे लगे हुए थे। साथ में पुलिस ने इस इलाके में, इस गली में एंटर होने वाले जितने भी रास्ते थे, वहां पर लगे कैमरों को भी देखना शुरू कर दिया। फैमिली के लोग बताते हैं कि शंभूनाथ एक सीधे साधे इंसान थे। घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल था। वैसे इनका मूल निवास स्थान या पुश्तैनी घर बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आने वाले मल्हनी गांव में था। लगभग 20 साल पहले शंभूनाथ अपने भाई के साथ काम के सिलसिले में दिल्ली आए थे। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ आए थे। पहले शंभूनाथ जूस बेचने का काम करते थे, जो कि ठीक ठाक चलता था। उसमें जब थोड़ा नुकसान हुआ तो उन्होंने ई-रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घटना से करीब 8 महीने पहले इनका परिवार भजनपुरा में शिफ्ट हुआ था। इनकी पत्नी सुनीता एक हाउसवाइफ थी। बड़ा बेटा शिवम 12th में पढ़ रहा था, छोटा बेटा 10th में था। 12 साल की बेटी कोमल भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां पर दोनों भाई थे। तीनों बच्चे यमुना विहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों के स्कूल की वजह से भी शंभूनाथ को भजनपुरा में शिफ्ट होना पड़ा था। पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए ये दिन रात मेहनत करते थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक थी। ये मिलनसार लोग थे, आसपास के लोगों से अच्छे संबंध थे। दोनों पति पत्नी के रिश्ते भी आपस में अच्छे थे। तो इन सभी बातों से घर वाले मानने को तैयार नहीं कि शंभूनाथ ने अपने फैमिली के साथ खुदकुशी की है। खुदकुशी करने की कोई वजह भी नहीं थी। वहीं अगर दुश्मनी का भी एंगल देखा जाए तो उसका भी कोई चांस नहीं था। अपने परिवार से, रिश्तेदार से, आस पड़ोस के लोगों से ये परिवार घुल मिलकर रहता था। किसी तरह की कोई दुश्मनी भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, एक चीज हो सकती है, गांव का जमीनी विवाद, मगर जमीन को भी लेकर परिवार में कोई लड़ाई नहीं था। यहाँ CCTV एग्जामिन करने में पुलिस के सामने एक दिक्कत आ रही थी। आखिर कब से लेकर कब तक की फुटेज देखी जाए? कत्ल का दिन तो पता नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। शुरुआत आखिर किस तारीख से किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने परिवारजनों से और पड़ोसियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरी बार कब आप लोगों ने शंभूनाथ को या उनके परिवार में से किसी को देखा था, बात की थी। इसमें कोई बोलता कि 10 दिन पहले, कोई 12 दिन पहले, तो कोई पिछले महीने। ठीक से किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार कब देखा, कब बात की, कब मिले थे। इसी में ऑफिसर्स ने अपना दिमाग लगाया। शंभूनाथ के तीनों बच्चे रोज स्कूल जाया करते थे। तुरंत ही एक टीम यमुना विहार के गवर्नमेंट स्कूल पहुंची। ये सारी चीजें शव मिलने के 24 घंटे के अंदर ही चल रही थीं। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल से बात किया। उनके जरिए तीनों बच्चों के अटेंडेंस का सारा डेटा निकालते हैं। यहाँ से पता चला कि तीनों बच्चे आखिरी बार 3 फरवरी को स्कूल आए थे, इसके बाद से नहीं आए। इससे पुलिस को अंदाजा लगा कि कत्ल 3 फरवरी को या उसके बाद हुआ होगा। एक तरफ पुलिस ने इसी के अनुसार CCTV फुटेज देखने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ एक टीम शंभूनाथ की CDR रिपोर्ट निकलवाती है। जिस इलाके में ये लोग रहते थे वो एक चहल पहल वाला इलाका था, लोग घुल मिलकर रहते थे। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति इस इलाके में आएगा तो कोई ना कोई उसे देख सकता है। लेकिन पड़ोसियों के अनुसार किसी भी अनजान व्यक्ति को इस इलाके में आते जाते नहीं देखा था। शंभूनाथ के घर पर अक्सर इनके रिश्तेदार वगैरह, परिवार के लोग आते रहते थे। उनके अलावा कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर नहीं देखा गया। पुलिस को CCTV एग्जामिन करने के दौरान 2:45 के आसपास एक हट्टा कट्टा आदमी शंभूनाथ के घर की तरफ जाते हुए दिखता है।
2-2:30 बजे के आसपास बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। बेटी कोमल घर पर आई और अपना स्कूल बैग रखकर तुरंत ही ट्यूशन पढ़ने के लिए निकल गई। जब ये गई तभी वो हट्टा कट्टा आदमी घर की ओर आता हुआ दिखता है। अभी घर के बाकी दोनों बच्चे शिवम और सचिन स्कूल में ही थे। वो वहीं से ट्यूशन के लिए निकल गए थे। चूंकि बोर्ड एग्जाम करीब था तो उन्हें तैयारी करनी थी। खैर इधर 2:45 पर आदमी तो आ गया, मगर ये जाते हुए नहीं दिखता है। सीसीटीवी के अनुसार कोमल अपना ट्यूशन खत्म करने के बाद 3:43 पर घर पर आती है। फिर ये बच्ची दोबारा घर से बाहर नहीं निकली, जबकि ये पढ़ाई पूरी करने के बाद बाहर खेलने के लिए आती थी। इसके बाद 5:45 पर बड़ा बेटा शिवम घर पर आया। फिर 10-15 मिनट के बाद छोटा बेटा सचिन आता है। ये भी घर आने के बाद दोबारा घर से बाहर नहीं निकले, जबकि ये खेलने कूदने के लिए निकलते थे। इसके बाद वो हट्टा कट्टा आदमी 7:15 पर भजनपुरा से जाते हुए दिखता है। फिर यही आदमी रात में 10:45 पर शंभूनाथ को लेकर घर पर आता है। इसके बाद 11 बजे ये रात में वहां से निकल गया। अब ये आदमी संदिग्ध हो चुका था, सस्पेक्ट हो चुका था। साफ साफ तो इसका चेहरा कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था, मगर इसके चलने का तरीका, इसके कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई थीं। इसी बीच पुलिस के पास शंभूनाथ की सीडीआर रिपोर्ट आती है। आखिरी बार इनका फोन 3 फरवरी को ही एक्टिव मिला, उसके बाद बंद हो गया। उस दिन इनके मोबाइल पर एक नंबर से 4 बार कॉल किए गए थे, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया था। शंभूनाथ ने वो नंबर प्रभु नाम से सेव किया था। अब चूंकि ये नंबर सेव है तो कोई जानने वाला ही होगा। पुलिस ने जब फैमिली से बात की तो प्रभु के बारे में जानकारी मिलती है। प्रभुनाथ चौधरी शंभूनाथ के बुआ का लड़का था, यानी फुफेरा भाई। वहीं अगर प्रभु के एंगल से देखा जाए तो शंभूनाथ प्रभु का ममेरा भाई था, यानी मामा का लड़का। ये कजन ब्रदर्स थे। प्रभुनाथ अपने बड़े भाई के साथ भजनपुरा की गली नंबर 8 में रहता था, फिर गली नंबर 11 में शिफ्ट हो गया। ये कैल्विन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी करता था। उस दिन जब चौधरी परिवार की बॉडी मिली तो प्रभुनाथ भी मौके पर आया था, खूब रो रहा था। अब पुलिस प्रभु के पास गई, इससे बात किया। प्रभु मानता है कि इसने 3 फरवरी को भाई को कॉल किया था। अक्सर उनसे बात होती रहती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे पुलिस को जो कैमरे में हट्टा कट्टा आदमी मिला था वो वीडियो उन्होंने घर वालों को भी दिखाया। वो देखते ही बोल पड़े कि ये तो प्रभुनाथ है। उसके चलने का स्टाइल, कपड़े वगैरह सब कुछ मैच कर रहे हैं। जब पुलिस ने प्रभु से मिलने के बाद खुद भी चेक किया तो सच में सिमिलर लग रहा था। कोई भी इंसान किसी जानने वाले को दिन में बस 1-2 बार ही कॉल कर सकता है, 4 बार नहीं करेगा जब तक कि उसको कोई काम ना हो। इस सवाल का भी प्रभु जवाब देता है कि एक काम था तभी भाई को इतनी बार कॉल किया। लेकिन जब पुलिस ने इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि तुम 2:45 पर शंभू के घर पर गए, 7:15 पर वहां से निकले, आखिर वहां पर इतनी देर तक किया क्या? अब इस सवाल का प्रभु के पास कोई भी जवाब नहीं था। पुलिस की थोड़ी सख्ती दिखाते ही प्रभु टूट जाता है। इसी ने शंभूनाथ के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, मारा था। पहले तो पुलिस ने सोचा था कि 5 लोगों के कत्ल के पीछे जरूर 1 से ज्यादा लोग होंगे, मगर एक इंसान ने ही 5-5 कत्ल किए थे। पहले तो इसने वारदात को कैसे अंजाम दिया इसकी कहानी सुनाता है। चूंकि ये प्रभुनाथ शंभूनाथ का कजन भाई था और घर के करीब में ही रहता था, तो इसका अक्सर घर पर आना जाना होता था। इसे घर की सारी परिस्थिति अच्छे से पता थी, कौन कब घर पर रहता है, कब बाहर रहता है, बच्चे स्कूल में कब होते हैं, कब घर पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। 3 फरवरी 2020 के दिन शंभूनाथ के घर पर जाने से पहले प्रभु ने शंभूनाथ को कॉल किया और बोला कि तुम लक्ष्मी नगर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। शंभूनाथ अपनी ई-रिक्शा से वहां पर जाता है, मगर प्रभु ने झूठ बोला था कि तुमसे बात करनी है। जब इसे लगा कि शंभू घर से निकल गया होगा तो उसी टाइम के हिसाब से 2:45 पर ये शंभू के घर पर जाता है। वहां पर सुनीता, जो कि रिश्ते में इसकी भाभी लगती थी, वो घर पर अकेली थी। बच्चे स्कूल में थे। टाइमिंग के अनुसार ही घर पर ये गया था। चूंकि ये घर का ही था, जानने वाला था, तो भाभी सुनीता ने दरवाजा खोल दिया और अंदर बुलाया। अंदर जाते ही प्रभुनाथ ने सुनीता पर हमला कर दिया, उसका गला दबाने लगा। थोड़ी ही देर में सुनीता बेहोश हो जाती है। आमतौर पर घरों में जो चीजें रखी होती हैं, जैसे कि हथौड़ा, लोहे की रॉड जैसा सामान, आरी वगैरह, तो सुनीता के बेहोश होने के बाद प्रभु ने घर में रखे एक लोहे की रॉड से सुनीता पर कई बार वार किए। पुलिस को शक था कि प्रभु ने हथौड़ा और आरी का भी यूज किया था। ऐसे लोहे की रॉड से प्रभु ने सुनीता का कत्ल कर दिया, मगर वहां की स्थिति को देखकर इसे चक्कर आने लगा। ये जमीन पर ही बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये उठता है। सुनीता के शव को आगे वाले रूम में बेड पर लिटा दिया और चादर से ढक दिया। इसी बीच 3:30 बजे शंभूनाथ का कॉल प्रभु के पास आता है कि मैं लक्ष्मी नगर में हूँ, तुम कहाँ पर हो? प्रभु ने कहा कि तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ, कुछ काम था तो उसी वजह से देरी हो गई। मगर यह आदमी तो शंभूनाथ के घर पर ही था और उसकी वाइफ का कत्ल कर चुका था। 3:43 पर बेटी कोमल ट्यूशन पढ़ने के बाद घर पर आई। प्रभु ने घर की बिजली काट दी थी, जिससे पूरा अंधेरा हो गया था। इसने बल्ब वगैरह उतार दिए थे। जब कोमल आई तो प्रभु ने दरवाजा खोला। रिश्ते में ये इसका चाचा लगता था। कोमल चाचा को देखकर बहुत खुश होती है।
प्रभु ने इससे कहा कि तुमको आग बंद करके अपने कमरे में जाना है, चलो देखते हैं कि तुम ये कर पाती हो या नहीं। इसके बाद प्रभु ने कोमल की आग पर कपड़ा बांध दिया। कोमल अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर पीछे से प्रभु ने उसी लोहे की रॉड से जिससे सुनीता का कत्ल किया था, कोमल पर भी वार पे वार किए। तुरंत कोमल भी खत्म हो गई। अब ये बच्ची को पीछे वाले रूम में ले जाकर लिटा देता है। वहीं पर बैठकर ये बाकी बच्चों का इंतजार करने लगा। 5:45 पर शिवम आता है। प्रभु ने उसका भी ऐसा ही कत्ल कर दिया। तुरंत ही सचिन भी आ जाता है। वो गेट से आवाज देने लगा, खटखटाने लगा। अभी जस्ट प्रभु ने शिवम का कत्ल किया ही था, उसको दूसरे कमरे में रखने जा रहा था। तभी सचिन बाहर से दरवाजा खटखटाने लगा। जब वेट करने पर दरवाजा नहीं खुला तो सचिन आसपास घूमने के लिए निकल गया। फिर थोड़ी देर के बाद ये वापस आता है। वापस गेट को खटखटाने लगा, आवाज देने लगा। प्रभु ने गेट खोला, फिर आगे इसका भी लोहे की रॉड से कत्ल कर दिया। 3 बच्चे पीछे वाले कमरे में थे और सुनीता आगे वाले कमरे में पड़ी थी। शाम में 7:15 पर प्रभु घर से निकलता है। मेन गेट पर ताला लगा दिया ताकि कोई अंदर ना आ जाए। इसके बाद इसने 7:18 पर फिर से शंभूनाथ को कॉल किया। उधर वो आदमी कब से लक्ष्मी नगर में वेट कर रहा था। प्रभु ने उससे कहा कि तुम गामड़ी आ जाओ, वहीं पर मिलते हैं। इसके बाद प्रभुनाथ और शंभूनाथ गामड़ी में मिलते हैं। प्रभुनाथ ने शराब खरीदा और शंभूनाथ को पिलाया। शंभूनाथ को कोई भी आइडिया नहीं था कि जिसके साथ ये बैठे हुए हैं उसने इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है और अब इनकी बारी है। इसी बीच प्रभु ने बहाना किया कि इसे कुछ काम याद आ गया है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आता हूँ। फिर प्रभु शंभूनाथ के घर पर जाता है, वहाँ का ताला खोलता है ताकि जब ये शंभूनाथ को लेकर उसके घर पर जाए तो उसे कुछ अजीब ना लगे। इसके बाद वापस आ गया। प्रभुनाथ ने शंभूनाथ को ढेर सारा शराब पिलाया। फिर 10:45 पर शंभूनाथ को प्रभु घर छोड़ने के लिए आता है और घर के अंदर इसका भी लोहे की रॉड से कत्ल कर दिया। इसके बाद रात में ही 11 बजे प्रभुनाथ एमसीबी उखाड़कर शंभूनाथ का फोन चोरी करके घर पर ताला लगाकर चला गया। इसने घर के सारे सामान बिखेर दिए थे ताकि पुलिस लूटपाट में कंफ्यूज होती रहे। इसने बस मोबाइल फोन ही चोरी की थी ताकि पुलिस ये ना पता लगा पाए कि शंभूनाथ को यही आदमी बार बार फोन कर रहा था, कॉल कर रहा था। इसने कत्ल वाले दिन भी 4 बार कॉल किए। लोहे की रॉड को इसने घर पर ही कहीं छिपा दिया। अब प्रभुनाथ कत्ल करने की वजह बताता है। शंभूनाथ ने 4.5 लाख में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी। प्रभु ने कहा कि तुम कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ मुझे उधार भी दे दो, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। शंभूनाथ ने प्रभु को जो पैसे उधार दिए थे, प्रभु ने वो पैसे मार्केट में ब्याज पर दे दिए। धीरे धीरे करके इसने कुछ पैसे शंभूनाथ को लौटा भी दिए। अब रह गए बस 30,000 रुपए। लेकिन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। शंभूनाथ तो पैसे लौटाने का उतना दबाव नहीं बना रहा था, मगर इनकी वाइफ सुनीता वो बार बार प्रभु से पैसे का तगादा करती थी। शंभूनाथ ने पैसे दिए थे ताकि प्रभु कुछ कमा ले, उसका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभु 30,000 रुपए नहीं लौटा पा रहा था। एक दिन सुनीता ने कुछ रिश्तेदारों के सामने प्रभु को खूब खरी खोटी सुनाया। इन्होंने उसे दलाल, धोखेबाज, ठग जैसे वर्ड्स बोल दिए, वो भी सबके सामने। यही चीज प्रभु के दिमाग में बैठ जाती है। अब इसने सोच लिया कि पैसे लौटाए या ना लौटाए वो तो बात की बात है, लेकिन इस बेइज्जती का बदला ये जरूर लेगा। अब चूंकि ये केवल सुनीता का ही कत्ल करता तो घर के बाकी मेंबर्स, बच्चे सभी प्रभु का ही नाम बताते कि माँ ने इसे डांटा था, इसने पैसे उधार लिए थे, लौटा नहीं रहा था, इसीलिए कत्ल कर दिया होगा। इसलिए इसने सबके ही कत्ल का प्लान बनाया ताकि इस पर शक करने वाला कोई ना हो। वैसे ही उधारी वाली बात प्रभुनाथ, शंभूनाथ, सुनीता और तीनों बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। जिनके सामने सुनीता ने प्रभु को डांटा था उन्हें भी सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए जिसको जिसको उधारी की बात पता थी सबका ही कत्ल कर दिया। बदला भी पूरा हो गया और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। केवल 24 घंटों के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने भजनपुरा केस का खुलासा कर दिया, कातिल को पकड़ लिया। 13 फरवरी को 5 शवों का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उनके सर पर, बाहों पर, पीठ पर चोट के निशान पाए गए थे। इनकी मृत्यु ज्यादा रक्त गिरने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को घर वालों को सौंप दिया गया। शवों की इतनी बुरी स्थिति थी कि इन्हें पुश्तैनी गांव नहीं ले जा सकते थे, इसलिए दिल्ली में ही इनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। 14 फरवरी को पुलिस प्रभु को लेकर घटनास्थल पर आती है वारदात को रिक्रिएट करने के लिए। 15 फरवरी तक पुलिस को घर से ही वो लोहे का रॉड मिल गया जो कि कत्ल में यूज हुआ था। किसी को भी यकीन नहीं था कि प्रभुनाथ अपने ही कजन भाई, भाभी और भतीजों के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। जो बड़े भाई प्रभुनाथ के साथ रहते थे उन्हें भी पता नहीं था कि छोटे भाई ने पैसे उधार लिए हैं और 5-5 कत्ल करके घर में रह रहा है। फिलहाल प्रभुनाथ के खिलाफ शाहदरा सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।